रिवर से। तो रिवर का जो बैंक है, रिवर बैंक जिसको बोलते हैं, तुम्हारा सपोज करो कि अगर कोई वाटर फ्लो कर रहा है इस चाइना से, तो इसका कुछ रिवर का डेप्थ होगा कोई भी सेक्शन पे। अगर कोई भी पार्टिकुलर सेक्शन के थ्रू अगर हम लोग देखें तो उसका कुछ डेप्थ होगा, और वो इसको रिवर बैंक बोलेंगे। साइड वाला जो रहता है उसको रिवर बैंक बोलते हैं। तो जब हमारा रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, या फिर रेनफॉल ज़्यादा हो, या फिर किसी वजह से फेलियर ऑफ डैम के कारण कभी कभी रिवर में वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है। ज़्यादा कहने का मतलब उस डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो ज़्यादा करता है, और वो डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर जब हमारे रिवर बैंक से एबव, मतलब साइड जो रिवर बैंक है इससे क्रॉस करने लगे, तो ये जो रिवर बैंक से जब क्रॉस करने लगेगा, तो ये केस जब आएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्लड। तो ये हेलो, हाँ 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 हाँ। तो किसी वजह से रीजन कुछ भी हो, तो फ्लड जो है जब भी मतलब फ्लो ऑफ वाटर का जो डेप्थ है हमारा रिवर बैंक से एबव हो करके फ्लो करने लगे, तभी हम लोग उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लड। अब ये इसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि अब आता है कि फ्लड कंट्रोल। तो फ्लड कंट्रोल का तो बहुत सारा वेज है। इधर हम लोग उसको उसको पहले स्टडी करेंगे। जैसे अब हम लोग को कंट्रोल करना है तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि जो ये रिवर है हमारा, मान लिया जाए कि पूरा ये रिवर है। अब इस रिवर को हर एक सेक्शन पे एनालाइज करते हैं, चाहे कोई भी ये सेक्शन ले लिए, यहाँ पे सेक्शन लिए, जिसको हम लोग फ्लड रॉटिंग बोलते हैं। फ्लड रॉटिंग में क्या होता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो चीज होता है रिवर का। अगर हम लोग देखें तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कैसे समझेंगे कि जो हायर एलिवेशन पर रहेगा, डायरेक्शन जो जिसका ये है, मान लो रिवर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो अप स्ट्रीम बोलेंगे। जब कोई भी सेक्शन मान लो यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, फ्लो कितना कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, तो कोई भी सेक्शन लेके स्टडी करते हैं। सपोज करो इस फ्लड रॉटिंग में क्या होता है, जैसे फ्लड रॉटिंग का कॉन्सेप्ट इस सेक्शन पे क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। जैसे कि हमारा फ्लड रॉटिंग का जो बेस होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, कि जो वाटर फ्लो कर रहा है अप स्ट्रीम साइड, मान लो कि जो अप स्ट्रीम हो गया ये साइड, और इसका डाउन स्ट्रीम साइड, दोनों का हम लोग देखेंगे। इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कि कहाँ पे मतलब ज्यादा है, और वो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होता है, जिसको बोलते हैं वो फ्लड रॉटिंग मेथड से। वो एक गंबल इक्वेशन है, मतलब गंबल साइंटिस्ट का दो इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को यूज करके ये सेक्शन पे और ये सेक्शन पे हम लोग क्या निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ फ्लो क्वांटिटी। तो एक सेकंड जाए ना अंदर, जाए ना, इधर से जाए। तो जब भी हम लोग क्वांटिटी ऑफ फ्लो निकालेंगे कोई भी रिवर में, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लड कंट्रोल करने से पहले हम लोग अंदाज करते हैं कि किस सेक्शन पे हमारा डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा है, किस केस में ज्यादा आएगा, कितना आएगा, तो उस केस को हम लोग बोलेंगे फ्लड रॉटिंग। और वो मतलब जैसे अब फ्लड रॉटिंग भी दो तरह का अगर देखा जाए, तो फ्लड रॉटिंग दो तरह का होता है। एक आता है तुम्हारा रिजर्वायर रॉटिंग, और एक होता है चैनल रॉटिंग। अगर जनरली देखा जाए तो दो तरह को इस फ्लड रॉटिंग कंट्रोल, जब भी कंट्रोल करने से पहले मतलब
ये सब स्टडी है कि फ्लड रॉटिंग कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग पता करेंगे कि कितना वाटर डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, किस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, किस टाइम पे इतना फ्लड आएगा, और उसकी वजह से हम लोग ये कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक दिन बाद इतना डेप्थ ऑफ वाटर आएगा, 2 दिन बाद इतना आएगा। तो फिर वो दो तरह का होता है, कहाँ एक गए ना? रिजर्वायर राउटिंग। रिजर्वायर राउटिंग क्या हुआ कि जैसे अप स्ट्रीम साइड हमारा एक रिजर्वायर कहाँ है, गए रिवर के सवाल? मतलब कोई भी सेक्शन देखो पे तो ही ऊपर ही रिजर्वायर रहेगा। यादव पे तो इस सेक्शन पे जो पिंक वाला। रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर में क्या होगा कि जो हमारा रिजर्वायर कहने का मतलब डैम, पहुंचा गए। डैम में जो फंक्शन होगा ओनली आउटफ्लो का फंक्शन होगा। आउटफ्लो कहने का मतलब पहुंचावे कि गेल रहा वाटर कितना आए। अब रिजर्वायर क्या होगा कि जो मान लो कि सपोज करो ये तो दूधवा रिजर्वायर कहाँ यहाँ पे होतो रे? बना हुआ है इस तरह से, सवाल। तुम्हारा मान लो तो जो तो देखे कन तो ये सेक्शन हो गया रिवर का। अब यहाँ पे तुम्हारा रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट है। हाँ, मेरे रिजर्वायर सामने। का अगर देखा जाए तो किस तरह से रहता है, ऐसे करके ना जाए हमारा इस तरह से ये रिजर्वायर का हुआ शायद इस तरह से। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, इसमें हाइट रहेगा, डेप्थ ऑफ वाटर बस। अब ये डेप्थ ऑफ इधर अप स्ट्रीम से वाटर आते रहेगा जितना भी आए, तो क्या होगा, इसमें हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। और ये हाइट ऑफ वाटर जो इंक्रीज हो रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली आउटफ्लो, कि कितना हम रिजर्वायर से वाटर को छोड़ रहे हैं। जैसे रिजर्वायर या डैम से कितना पानी हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो फंक्शन हो गया ओनली आउटफ्लो। मतलब कि अब रिजर्वायर राउटिंग में दो तरह का हम बताया कि रिवर जो फ्लड राउटिंग करेंगे वो दो तरह से करेंगे। रिजर्वायर राउटिंग है, चैनल राउटिंग। रिजर्वायर में क्या होगा, ओनली फंक्शन होगा आउटफ्लो का, जितना वाटर आए अब वो कितना आउटफ्लो कर रहा है। चाहे आप उसका जो गेट वॉल्व लगा रहता है रिजर्वायर में, डैम में गेट लगा रहता है, उसको ओपन करके या फिर उसके ऊपर से एक स्पिलवे रहता है, ऊपर छोड़ने वाले को स्पिलवे, जैसे जिससे पानी बाहर निकलता है उसको स्पिलवे बोलते हैं। तो उससे जो बाहर पानी आएगा, उससे जो बाहर आया उसको स्पिलवे बोले। तो फ्लड राउटिंग में रिजर्वायर राउटिंग हुआ, जो फंक्शन हो गया किसका, ओनली आउटफ्लो। तो क्यू अगर देखा जाए, जो क्यू से हम लोग दिखाते हैं, तो फंक्शन किसका हो जाएगा, आउटफ्लो। आउटफ्लो अगर हम लोग देखें तो वो किसका होता है, क्यू इक्वल टू, अगर देखें 2/3 CD इंटू √2G AL⁴ इस तरह से मतलब है इक्वेशन क्यू निकालने का। क्यू मतलब डिस्चार्ज निकालने का डायरेक्टली। देखी नहीं जैसे बोला के तो देखो अब हम देखें तो, अब रिजर्वायर राउटिंग में देखें कि डैम हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ और उसी से आउटफ्लो का फंक्शन हो गया। आउटफ्लो का अगर जो फंक्शन हुआ क्यू इक्वल टू, हम बोले क्यू इक्वल टू जो हमारा आउटफ्लो फंक्शन हुआ, बहुत सारा फार्मूला है, 2/3 √2G 2 मतलब 2G H⁴ और कुछ भी फार्मूला है क्यू निकालने का, चाहे डेक्कन फार्मूला होता है। क्यू इक्वल टू तुम्हारा क्यू इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, CD इंटू, मतलब डायरेक्टली हम लोग रिजर्वायर में, लेकिन A⁴ होता है, मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला है कि क्यू हम इससे निकाल सकते हैं, वो हो गया रिजर्वायर राउटिंग में कि कितना फ्लो हो रहा है। फ्लो मतलब क्यू, वही ना, मेन तो वही है कि हमारा जो रिजर्वायर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, रिजर्वायर से कितना वाटर बाहर आ रहा है, वही हम लोग उसी पे डिपेंड करता है। जो भी फ्लड है, अगर ज़्यादा वाटर आ गया तो उसमें उसी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तुम्हारा क्या आएगा, जब हमारा चैनल राउटिंग आएगा, तो चैनल राउटिंग में हमारा एक गंबल इक्वेशन है। मतलब चैनल राउटिंग में क्या होगा, यहाँ पे तो रिजर्वायर है नहीं, तो क्या होगा, एक गंबल इक्वेशन है। उस गंबल इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, क्यू। जो क्यू निकालते हैं गैम्बल इक्वेशन यूज करके, वो गैम्बल इक्वेशन यूज करके जो निकालेंगे, वो क्या फंक्शन होगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों का। मतलब इनफ्लो क्या होगा, आई से दिखाते हैं, इनफ्लो हमारा आई होगा एंड आउटफ्लो क्यू होगा। तो जो हमारा स्टोरेज यहाँ पे होगा, कितना स्टोर वाटर है, तो क्या आ जाएगा, आई माइनस क्यू बराबर चेंज इन स्टोरेज। इस तरह से इक्वेशन है, आई माइनस
क्यू इक्वल टू डेल्टा एस बाई टी, डेल्टा एस बाई टी। ये जो इक्वेशन है आई मतलब इनफ्लो, चाहे ये चैनल रूटिंग है, उसमें तो हम बताए कि जो रिजर्वायर रूटिंग होगा उसमें क्या होगा, ओनली फंक्शन किसका होगा, आउटफ्लो का। आउटफ्लो हम लोग कैसे निकालेंगे, चाहे वो जो फार्मूला क्यू इक्वल टू देखे डेक्कन फार्मूला, या फिर तुम्हारा स्पिलवे के थ्रू जो वाटर अगर बाहर आ रहा है तो स्पिलवे का जो डिस्चार्ज हम लोग फ्लूइड में तुम लोग पढ़ोगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यू इक्वल टू 2/3 अंडर 2/3 इंटू अंडर रूट 2g h⁻³ एक फार्मूला है, उस तरह से निकालोगे क्यू। लेकिन जब हमारा चैनल रूटिंग आएगा तो दो तरह से होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन हो जाएगा। चैनल रूटिंग जो हुआ, मान लो कोई भी सेक्शन पे निकाले तो कितना तुम्हारा वाटर आ रहा है इस सेक्शन पे और इस सेक्शन से कितना वाटर जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग मतलब जब रिजर्वायर रूटिंग करेंगे या चैनल रूटिंग करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब क्यू, तब जाके फिर हम लोग बता सकते हैं कि कितना किस टाइम पे कितना होगा। वो फंक्शन होता है जो हम लोग लिखे आई माइनस क्यू इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज डेल्टा एस बाई टी। तो वो डेल्टा एस बाई टी जो है इन द फंक्शन ऑफ टाइम, कि हर टाइम पे कि T1 इक्वल टू 5 आवर और T2 इक्वल टू 10 आवर, तो 5 आवर के ड्यूरेशन में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस स्टडी के थ्रू हम लोग ये नहीं, ये पूरा जो ये फ्लड कंट्रोल तुम्हारा उसमें भी पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी में। हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है तुम्हारा 7 सेमेस्टर का, ठीक है, 7 या 6 में पढ़ोगे, 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। तो उसमें एक चैप्टर है फ्लड कंट्रोल एंड फ्लड रूटिंग, फ्लड रूटिंग एंड फ्लड कंट्रोल। तो उसमें जब पढ़ोगे ना तो ये सब चीज़ आएगा, मतलब पूरा डिटेल में आएगा कि पूरा डाटा रहेगा वाटर का, उसमें तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल देखोगे, समझा। यहाँ तो तुमको बस बेसिक देखना है, जैसे हमारे टॉपिक पे जो बता रहे हैं, मतलब बेसिक खाली थ्योरेटिकल देखना है यहाँ, इसमें न्यूमेरिकल का कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी जब वहाँ पढ़ोगे तो तुमको खाली न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी जो भी इक्वेशन है कैसे आ रहा है, डेरिवेशन क्या है, हर चीज़। तो यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि ये हम लोग को पढ़ना था अभी फ्लड कंट्रोल एंड रिवर लिंकिंग, एक टॉपिक था दिया हुआ 4th यूनिट में कि फ्लड कंट्रोल एंड रिवर लिंकिंग पे डिस्कस करना है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जैसे फ्लड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे मतलब यूज होता है। तो ये हमारा जब रिजर्वायर रूटिंग और चैनल रूटिंग होगा तो ये कॉन्सेप्ट होगा। अब फ्लड अगर देखे जो हमारा पीपीटी है, अगर इसको देखे तो इसमें देखो लिखा फ्लड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो ये फ्लड है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब क्या हुआ कि हर एक फ्लड का केस अधिकतर जगह, जैसे अब हम लोग कोसी रिवर को देखें, हमारा बिहार का जो कोसी रिवर है, तो हर एक ईयर में फ्लड आता है ही आता है। क्यों आता है, वो तो नेचुरल जो है उस पे रिवर, अगर उस रिवर पे तुम्हारा डैम कंस्ट्रक्ट नहीं है और डैम कंस्ट्रक्ट अगर हो भी रहता है, मतलब छोटा जो डैम बना वो फिल कर जाता है, जो वहाँ से वाटर आ रहा है उसके कारण से हमारा फ्लड आता है। फ्लड आता है मतलब क्या कि उसका जो रिवर है उसका जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ द रिवर है, उससे क्या होता है बाहर निकल जाता है पानी, मतलब उसका जो बैंक है रिवर का उससे जब बाहर आ जाएगा तो उस केस को हम लोग फ्लड बोलते हैं। तो दिख रहा है फ्लड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब ह्यूमन जो एक्सपीरियंस करता है ये इंटीग्रल पार्ट हो गया ह्यूमन का ड्यू टू द रिवर बैंक सेटलमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका। तो देखो यहाँ पे रिवर बैंक, अगर रिवर बैंक हमारा सेटल कर गया, जब वाटर फ्लो होगा तो जब हमारा रिवर बैंक नीचे चला जाएगा, सेटल हो गया, इसके कारण से क्या होगा वाटर फ्लो हो जाएगा, तो उस केस को हम लोग फ्लड बोलेंगे। इसमें क्या आएगा लॉस वैल्यूएबल टॉप सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। तो फ्लड जब आता है तो क्या आता है कि मान लो कि जो एरिया में आया फ्लड उस एरिया में क्या होगा कि
पूरा फ्लडेड हो जाता है हर एक एरिया, उसके कारण से हमारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है टॉप सरफेस का, जो हमारा टॉप एग्रीकल्चर लैंड है या फिर जो टॉप सॉइल है, वो क्या होता है कि फ्लो कर जाता है, मतलब इरोड हो जाता है, जिसको हम लोग अगर इस इंजीनियरिंग टर्म में बोले इरोजन, इरोजन हो जाता है कि जब हमारा वाटर फ्लो तेजी से करता है, हाँ सॉइल इरोजन। तो जब हमारा वाटर फ्लो तेजी से करता है सरफेस पे, तो इरोड हो जाता है टॉप सरफेस, मतलब या फिर रिवर बैंक जो कट के इधर से और इधर से जाता है, तो उसकी वजह से भी ये लॉस है हमारा। या और फिर फ्लड, देखो अब डिफिनेशन इसमें क्या लिखा है, द फ्लड इज डिफाइंड एज ओवरफ्लो ऑफ इनलैंड एंड टाइडल वाटर कॉजिंग रैपिड एंड यूजुअल अकुमुलेशन और रन ऑफ द सरफेस वाटर, मतलब जो ओवरफ्लो लिखा है ना टर्म ओवरफ्लो, मतलब क्या हुआ कि जो जिसकी ये डेप्थ ऑफ द चैनल या डेप्थ ऑफ द रिवर है, उससे ऊपर वाटर फ्लो करने लगे, जो डेप्थ है हमारा, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्लड। या फिर डायरेक्ट तुम डिफाइन कर सकते हो, जब हमारा व्हेन द वाटर फ्लो अबव द बैंक ऑफ द रिवर, देन दैट केस इज नोन एज फ्लड। या फिर फ्लड इज डिफाइंड एज द ओवरफ्लो ऑफ इनलैंड एंड टाइडल वाटर कॉजिंग रैपिड एंड यूजुअल अकुमुलेशन और रन ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस और सब सरफेस दो टर्म होता है। सरफेस क्या हुआ कि ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे जब भी फ्लड होगा तो ग्राउंड के ऊपर, एंड सब सरफेस क्या हुआ, ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के नीचे क्या होता है, मतलब ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर हमारा सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर बिलो द सरफेस, मतलब जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो जब भी होगा तो जो फ्लड आएगा वो सरफेस ऑफ द अर्थ और सरफेस वाटर। फ्लड इज ए नेचुरल फेनोमेना। Flood is a natural phenomena associated with hydrological cycle. Hydrological cycle. Flood is a natural phenomena associated with hydrological cycle. Hydrological cycle तुम लोग कभी पढ़ा होगा, कभी अगर मिला होगा, तो क्या होता है hydrological cycle कि हाँ, फ्लड इज ए नेचुरल फेनोमेना। फ्लड हमारा नेचुरल फेनोमेना है, वो किस की वजह से होता है, ये एसोसिएट होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इट इज द, अगर हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझे तो हाइड्रोलॉजी का ये पूरा है, तो ये क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर, मतलब वन फेज टू अदर फेज। जैसे अब अर्थ पे हमारा वाटर है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये क्या होता है ड्यू टू द इवापोरेशन। जो यहाँ सनलाइट है ऊपर में, सनलाइट के कारण क्या होगा, यहाँ से सनलाइट आएगा ग्राउंड पे, इसकी वजह से ये क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा वाटर, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में, जिसको हम लोग बोले इवापोरेशन। इवापोरेशन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा ऊपर जाके, मतलब जो हमारा मतलब जो वाटर हीट एनर्जी से ऊपर गया ग्राउंड से, वो फिर कंडेंसेशन होगा, मतलब वहाँ पे बूंद बूंद जैसा बाहरी लिक्विड फॉर्म में बनेगा, और वो फिर अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जो रेन आया, मतलब रेन ड्रॉप जो आया, तो वही ना एसोसिएटेड है, जितना रेन ड्रॉप आएगा तो उतना, अगर ज्यादा आ गया, हैवी रेन हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, तो उसकी वजह से क्या आएगा, फ्लड आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्लड इज द नेचुरल फेनोमेना associated with hydrological cycle and not an accumulated of large quantity. फिर क्या लिखा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ गए, फ्लड इज ए नेचुरल, ये भी नेचुरल फिनोमेना है विद एसोसिएटेड विद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड नॉट एन अकुमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अकुमुलेशन हमारा जो वाटर होता है नहीं होता, वो फ्लो कर ले। फ्लड आर
caused under the influence of both natural and anthropogenic factor which vary from place to place. ये है ना हाँ तो गया कि ना Long part of earth is submerged under the water for several days. Long part of earth is submerged under the water. मतलब क्या होगा सनिया क्या है? जैसे अब फ्लड जब हाँ? आएगा तो क्या होता है, कोई भी एरिया अगर लेंगे पार्टिकुलर एरिया, तो उसका बहुत सारा जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड हो जाता है। वही लिखा है फ्लड जब होगा आर कॉल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ नहीं लॉन्ग पार्ट ऑफ द अर्थ सबमर्ज मतलब डूब गया, सबमर्ज लिखा ना, सबमर्ज मतलब जो भी है वो पूरा पानी के अंदर चला गया, जो सरफेस अंडर द वाटर फॉर द सेवरल डेज मतलब बहुत दिनों तक, 2 3 4 5 दिन तक अगर डूबा रहा तो उस केस में हमारा ये फ्लड होगा। फ्लड इज वेरी कॉमन इन बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, यूपी में, बिहार में, यहाँ तुम्हारा जब भी फ्लड आता है, और कहीं भी आ सकता है सर नहीं, बट जनरली देखा जाए तो इंडिया में यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। Due to the intensive monsoon, flood causing common river of Indian and Ganga, Yamuna. तो फ्लड जो होता है इंटेंसिव मानसून की वजह से। हेलो हाँ हेलो सर, 2 पॉइंट पहले वाला समझ नहीं आया, फिर से अच्छा ये वाला फ्लड आज द कॉज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। हाँ तो जो फ्लड किसके वजह से होता है, नेचुरल मतलब जो हम बताए कि हमारा जो हैवी रेनफॉल कब होता है, जब हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गया, जैसे कि अभी काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर जो हम लोग एक पढ़े थे एक टॉपिक पड़ेगा जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण अननेचुरल मतलब क्या बोले कि हाई रेनफॉल जब भी मैनमेड या आर्टिफिशियल, नहीं मैन मेड तो फ्लड वो एक ही केस है कि जब हमारा डैम फेल करेगा, तो जब भी अगर मान लो डैम फेल किया तभी हुआ। डैम जैसे कोई भी रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट रहता है कहीं भी, जैसे अभी हाल ही में हुआ था तुम्हारा रुड़की के ऊपर भी हुआ था, हिमालय रीजन में अभी जो डैम मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जो फेल किया था बहुत लोग उसमें मड में, वो वहाँ भी फ्लडी का केस बना था। क्यों हुआ? तो वहाँ डैम फेल किया, तो वो हुआ तुम्हारा नेचुरल जो हुआ था। हाँ तो वही लिखा है फ्लड आर कॉज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, मतलब नेचुरल भी हो सकता है, जैसे अगर हैवी रेन हो गया तो ये नेचुरल हो गया, एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कहने का मतलब कि कुछ जैसे अब ग्राउंड का कंडीशन चेंज हो गया, चाहे वो रिवर का मतलब जो रिवर का डेप्थ या रिवर का किस चीज़ के कंस्ट्रक्ट होने के, रिवर के साइड में या कुछ भी कंस्ट्रक्ट हुए, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कुछ भी लगा, उसका ग्राउंड सरफेस चेंज हो गया, उसकी वजह से जो वहाँ पे फ्लडेड हुआ, तो उस केस का मतलब सर मानव निर्मित हो, यानी कि हम लोग का बनाया हुआ। हाँ मतलब ग्राउंड सरफेस जो जब चेंज करेगा तो उसकी वजह से, जैसे कि अब हमारा क्या बोले कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे पूरा अगर कोई एरिया है, सपोज करो ये एरिया, इस एरिया में पूरा जो ग्राउंड सरफेस था पूरा हो गया किस तरह से, पूरा कंक्रीट का हो गया, जिसकी वजह से अगर रेनफॉल आया
तो रेनफॉल आया तो क्या होगा, यहाँ पे इसके ग्राउंड के अंदर वाटर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा कंक्रीट हो गया है, पूरा कंक्रीट दिए हैं। तो इसकी वजह से जो भी रेनफॉल आया तो वो सीधे जाएगा, कहाँ जाएगा, अंदर नहीं जाकर, ग्राउंड के अंदर नहीं जाकर के वो कोई चैनल में जाकर के ज्वाइन कर जाएगा। तो उस केस में तुम्हारा जो फ्लड का सिचुएशन बनेगा, तो वो भी एक कॉज है। देखो अब कॉजेज ऑफ फ्लड, मेन कॉजेज ऑफ फ्लड किस कारण से होगा। पहला कॉज है नेचुरल, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल मतलब बहुत देर तक अगर रेनफॉल हुआ, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मतलब लॉन्ग टाइम पे हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हुआ, तब हमारा क्या होगा, मतलब जो रिवर है उसमें ज़्यादा रेनफॉल आ जाएगा, मतलब वाटर आ जाएगा, बहुत देर तक पानी बरस रहा है तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, नेचुरल फैक्टर में। दूसरा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी कहने का मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि 5 सेंटीमीटर, जैसे हम लोग 5 सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर हुआ इंटेंसिटी, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हाई अगर हुआ, मतलब अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हुआ, मतलब 1 घंटा में 10 सेंटीमीटर हुआ और 1 घंटा में हम बोले 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहे हैं ना, तो वो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ, बहुत नहीं, कभी कभी होता है कि बहुत इंटेंसिटी हाई है अभी रेनफॉल का, 5 मिनट हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मतलब बरसा, तो वही हुआ हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है रेनफॉल का, तो उस केस में भी फ्लड का सिचुएशन बनेगा। मेंडरिंग पासेस ऑफ रिवर, मेंडरिंग क्या होता है, मेंडरिंग सुना होगा कि जब हमारा रिवर का जो क्या होता है कि वो अपना जो फ्लो का ये है, फ्लो जैसे नेचुरल फ्लो इस तरह से होते रहता है, मान लो वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। अभी मान लो कि तीसरा जो बता रहे हैं अभी मेंडरिंग क्या होता है, अभी इस तरह से फ्लो कर रहा था, इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, और दूसरा बार जब रेनफॉल हुआ और पानी आया तो किस तरह से, मान लो कि ये ना जाके इधर मुड़ गया, ऐसे करके मींडर हो गया, मतलब ये इसका अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया फ्लो का, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो वाटर इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो उसकी वजह से भी फ्लड का ये बनता है। फिर तीसरा है, तो ये हम लोग देखें प्रोलॉन्ग रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी अगर रेनफॉल हुआ तो हमारा फ्लड का कारण हो सकता है। मेंडरिंग पासेस ऑफ द रिवर, मेंडरिंग मतलब जो डायरेक्शन चेंज कर देता है कभी। हाँ हेलो, नहीं सर बोल रहे थे वही मेंडरिंग घुमावदार शायद। हाँ घुमावदार, मतलब इस तरह से अगर चैनल मतलब चेंज करेगा ऑटोमेटिक, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मान लो अभी इस तरह से फ्लो कर रहा है, नेचुरल दूसरा बार जब रेनफॉल आएगा तो अगला बार क्या होगा, इस तरह से इधर का मुड़ जाएगा, यही वाला चैनल अलग अलग तरह से घूम मतलब इधर चेंज करते रहेगा, तो उसकी वजह से भी ये होता है, उसको मेंडरिंग बोलते हैं। लैंड स्लाइड, वो अपना रास्ता मतलब खुद बनाते हुए जाएगा सर्कुलर वे जैसे। हाँ मतलब बनाते हुए मतलब चेंज करते रहेगा रास्ता, बनाएगा तो मतलब चेंज करेगा वो तो उसको मिनरिंग बोलते हैं। लैंड स्लाइड एंड वोल्केनिक एरप्शन, जब हमारा लैंड स्लाइड हो गया, जिसकी वजह से लैंड स्लाइड होगा तो क्या होगा, मान लो कि रिवर में ऑटोमेटिक अगर लैंड स्लाइड होगा तो क्या होगा, जो वहाँ से मान लो कि ये जो लैंडस्लाइड होने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल है या जो पत्थर है, जो भी है वहाँ का लैंड, जिस भी चीज़ का है, वो क्या होगा, स्लाइड होकर के पूरा रिवर में फ्लो करने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डेप्थ है रिवर का वो क्या हो जाएगा,
मिट्टी से भर जाएगा, तो मिट्टी से जब डेप्थ हमारा भर जाएगा तो क्या होगा, वाटर हमारा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी हमारा फ्लड का रीजन हो सकता है। जब डेप्थ भर जाता है तो तब बोला जाता है कि डेप्थ भर गया है या फिर पूरा ये हो गया है, जिसकी वजह से पूरा फ्लड का सिचुएशन बन जा रहा। ब्लॉकेज ऑफ रिवर पासेस, अगर रिवर जिससे जा रहा है उसको ब्लॉक कर दिए तो भी हमारा फ्लड का केस बन जाएगा। हाई टाइड, स्टॉर्म सर्ज एंड कोस्टल एरिया। हाई टाइड्स मतलब जो समुद्र, जो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे, जो हमारा ये जो आता है क्या, समुद्री लहर जो आता है उसकी वजह से जो वाटर बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से भी उस केस में भी फ्लड आता है। जैसे चेन्नई तरफ या तमिलनाडु की तरफ जो हमारा समुद्र है वहाँ पे जो फ्लड आता है तो इसी वजह से होता है। स्टॉर्म सर्ज एंड ट्रांसमिकिन और ट्रांसमिकिन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया को कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये था तुम्हारा नेचुरल कॉजेज। तो फ्लड क्या हुआ, क्या क्या नुकसान है, कहाँ क्या हो, किस किस वजह से हो रहा है, तो 4-5 पॉइंट लिख सकते हो कि हमारा प्रोलॉन्ग रेनफॉल, अगर ये तो जनरली है कि रेनफॉल ज़्यादा होगा तो फ्लड होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो फ्लड होगा, अगर रिवर अपना रास्ता बदल रहा है मेंडरिंग के कारण तो उसमें होगा, लैंडस्लाइड के कारण जो सॉइल आया उसमें भर गया रिवर में तो उसकी वजह से ये हो गया, फ्लड का केस बन गया। ब्लॉकेज ऑफ द रिवर, अगर ब्लॉक कर दिए रिवर जो भी है, कोई भी चाहे कोई भी रिवर हो, बड़ा रिवर जो भी है उसमें अगर ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा, फ्लड का केस बन जाएगा। ये नेचुरल था। अब मैन मेड में क्या क्या दिया है रीजन। मैन मेड में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क जो अभी हम बताए थे वो कि पूरा कंस्ट्रक्शन कोई भी एरिया का ये हो गया, कंस्ट्रक्शन हाई कंस्ट्रक्ट कर दिए उसको, मतलब जो ग्राउंड सरफेस है फुल्ली कंक्रीटिंग का कर दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा जो एरिया है उसकी वजह से जो भी वाटर है हमारा ग्राउंड के अंदर जाएगा नहीं, इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, तो क्या होगा, फ्लड। अर्बनाइजेशन, वही हुआ अर्बनाइजेशन, मतलब हर चारों तरफ बिल्डिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारा ग्राउंड के अंदर वाटर नहीं जाएगा, तो वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली रिवर में जा करके वो फ्लड का केस फॉर्म करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लैम ब्रिजेज एंड स्टोरेज बॉडी, जो भी डैम हो गया या उसकी वजह से भी फेल करेगा तो रिवर आएगा। डिफॉरेस्टेशन, ये तो सब कोई जानता है कि डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है हमारा फ्लड का। एंड फार्मिंग, तो ये था मैन मेड कॉजेज एंड नेचुरल कॉजेज फ्लड का। तो ये कॉजेज ऑफ द फ्लड, व्हाट इज फ्लड सर एंड फार्मिंग व्हाट। कैसे है, मैन मेड का फार्मिंग? फार्मिंग तुम्हारा जो फार्मिंग मैन मेड कॉज हमारा किस वजह से होगा, ये देखना पड़ेगा हम। फार्मिंग से रिवर में क्या इम्पैक्ट होगा, फार्मिंग से तुम्हारा इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सॉइल का इरोजन होगा, कि हम लोग जब फार्मिंग करते हैं तो ऊपर वाला जो सॉइल होता है वो लूज़ करते हैं, और लूज़ करने का मतलब क्या कि कटिंग और फिलिंग जो करते हैं, मतलब ऊपर वाला सरफेस को, एग्रीकल्चर लैंड को, तो उस वजह से सॉइल इरोड हो करके में भी जाएगा तुम्हारा रिवर में, तो वो एक वो रीजन हो सकता है। बट एग्जैक्ट हमको इसमें देखना पड़ेगा कि फार्मिंग कैसे इम्पैक्ट करता है मैन मेड कॉजेज में फ्लड का। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट लिखा कॉज है। देखो जैसे यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी इन कोस्टल लो लैंड, लो लैंड कहने का मतलब हुआ जिसका लो लैंड, ह्यूमन एक्टिविटी इन कोस्टल लो लैंड
मतलब जिसका डाउन साइड लो लैंड कहने का मतलब डाउन साइड में जिसका मतलब कि अप साइड हो गया इस कोस्टल एरिया का, और कोई होता है डाउन साइड में, तो डाउन मतलब नीचे वाला मतलब जिसका एलिवेशन कम हो उस साइड का लो लैंड, एंड द रिवर वैली कैन intensify the hazardous flooding. Such activity included drainage, decline wetland for the agriculture. तो वेटलैंड क्या होगा कि हमेशा वहाँ पे मतलब अगर डाउन साइड है एग्रीकल्चर का तो वहाँ पे हमेशा वाटर जमा रहेगा। मतलब उसका वो जो वाटर मतलब वो जो वाटर सरफेस पे रहेगा वो किसके कारण रहता है, मतलब वो जो लो लैंड सरफेस हुआ, लो लैंड कहने का मतलब कि उसका एलिवेशन कम है, कम रहने के कारण जो लेवल ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर का लेवल है या फिर जो ग्राउंड का सरफेस है वो टच करते रहा है। कि मान लो हम जो कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब हमारा इस तरह से सरफेस है एक, ठीक है, यहाँ पे ये सरफेस ऑफ ग्राउंड है, ये अब मान लो कि ग्राउंड वाटर यहाँ पे है, यहाँ से देखो तो मतलब 50 फीट पे वाटर है, और यहाँ पे देखो तो 0 फीट पे, मतलब टच कर रहा है ग्राउंड वाटर। तो यहाँ क्या रहेगा 24/7 सालों भर यहाँ पे पानी जमा रहेगा। तो उसकी वजह से ड्रेन्ड द डिक्लेम्ड वेटलैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो वेटलैंड इसको बोलेंगे, उसकी वजह से तुम्हारा तो इसकी वजह से फ्लडिंग का केस बन जाता है। रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द बीच, बीच के साइड से अगर हम लोग सैंड रिमूव करें तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे अगर ऑटोमेटिक एलिवेशन कम जाएगा तो उसकी वजह से तुम्हारा फ्लड का केस बनेगा। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग ऑफ गैसेस एंड ऑयल, ग्राउंड के अंदर से अगर हम लोग गैसेस और ऑयल निकालते हैं वो भी एक तुम्हारा नेचुरल हजार्डस फ्लडिंग बनता है उस केस में। डिस्ट्रॉइंग द डैमेज ऑफ कोरल एंड डिफोरेस्टेशन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, तो ये तो देखे थे कि ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी हम लोग माइनिंग ऑफ गैस ऑयल किए या फिर वेजिटेशन मडी कोस्टल एंड में डिस्ट्रॉय किए, डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल वेजिटेशन इन मडी कोस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग द डैमेज ऑफ कोस्टल एरिया एंड डिफोरेस्टेशन सॉइल इरोजन, जो ये सब हुआ तुम्हारा मैन मेड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो ये एक फिगर अटैच है फिगर। अब इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो इफेक्ट है पहला प्राइमरी इफेक्ट, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट एंड टर्शियरी इफेक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है फ्लड के कारण, डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्रिजेज, बिल्डिंग, सीवरेज सिस्टम, तो ये तो हर मतलब जनरली यही होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड री, तो ये सेकेंडरी इफेक्ट है। प्राइमरी इफेक्ट में देख लिए क्या क्या हो रहा है इफेक्ट, तुम्हारा बिल्डिंग हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब पूरा डूबा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा ये फ्लड का, ये तो देख सकते हो प्राइमरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में क्या क्या हुआ तुम्हारा इफेक्ट हुआ, वाटर सप्लाई इफेक्ट हो जाएगा कि क्लीन वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, पोल्यूटेड वाटर, मतलब चारों तरफ वाटर वाटर हो गया तो पोल्यूटेड वाटर होगा, उसमें इसमें सप्लाई नहीं हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर के कारण। तो यही लिखा है कंटामिनेटेड
contamination of water clean and drinking will become scarce. और डिजीज एंड हाइजीनिक कंडीशन, तो अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाता है, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगा तो उसकी वजह से डिजीज फैलने का स्प्रेड फैलना उसको फैलना ज़्यादा हो जाएगा उस केस में। क्रॉप एंड फ्लड सप्लाई, तो सॉजेस, तो उस केस में हम लोग कोई फूड का आइटम या कि कोई भी फल सब्जी को सप्लाई नहीं कर सकते, ये भी सेकेंड इफेक्ट है फ्लड का। नन टॉलरेटेड स्पीशीज कैन डाई फ्रॉम द सफोकेशन, तो जब पानी डूबा रहता है कहीं भी ग्राउंड तो देखते हो कि उसके बाद जब जो भी प्लांट है छोटा छोटा वो ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में, वो तो सेकेंडरी इफेक्ट हुआ फ्लड का। जब रोड ही डूबा रहता है तो उसकी वजह से इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का। सो हार्ड टू गेट इमरजेंसी एड एंड दोज हु नीडेड इट, ट्रांसपोर्टेशन लाइक डिस्ट्रॉयड, रोड पूरा टूट जाता है। ये प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। टर्शियरी इफेक्ट, फाइनल इफेक्ट क्या आएगा? फाइनली हमारा इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगा। जो भी इनकम का सोर्स था, तो मतलब जो भी काम चल रहा था फैक्ट्री इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से फ्लड की वजह से बंद रहेगा, लोग इधर उसमें मतलब वर्क पेंडिंग हो जाएगा सब, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक इफेक्ट होगा। इकोनॉमिक ड्यू टू द टेम्पोररी डिक्लिनेशन ऑफ टूरिज्म, रीबिल्डिंग कॉस्ट, फ्लड शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज एंड टर्शियरी में इकोनॉमिक आया एंड साइकोलॉजिकल flooding can be highly traumatic for the individual in particular where death, serious injury and losses of property occur। तो इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि हमारा घर टूट गया या फिर जो भी लॉस हुआ उसको दे करके ये भी हो सकता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये हम लोग देखे क्या क्या इफेक्ट था। इफेक्ट ऑफ व्हाट इज फ्लड देखे, कॉजेज ऑफ फ्लड देखे, एंड फ्लड का अगर कंट्रोल के बारे में तो हम लोग देखे कि चैनल रोटिंग, चैनल रोटिंग एंड रिजर्वायर रोटिंग में कैसे कैसे किए, कंटिन्यूटी इक्वेशन देखे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, फिर देखे कि फ्लड क्या किस कारण से हुआ एंड इफेक्ट क्या क्या हुआ। तो इफेक्ट प्राइमरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट एंड टर्शियरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में हमारा बिल्डिंग रोड एंड ब्रिज सीवरेज सिस्टम हुआ। सेकेंडरी इफेक्ट में जो हुआ हमारा वाटर सप्लाई, डिजीज, क्रॉप, ट्रीज, ये सब डूब गया। एंड टर्शियरी में हुआ जो हमारा इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल, ये तीन तरह का इफेक्ट हुआ। मैनेजमेंट ऑफ फ्लड के कारण हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फ्लड के जब देखना है तो फॉलोइंग आर द सम कंट्रोल मेथड टू प्रिवेंट द फ्लड। पहला है डिले द रीचिंग ऑफ द सरफेस रन ऑफ वाटर टू द रिवर। डिले कर दिए जो हमारा डायरेक्टली जो वाटर आ रहा था रिवर में कहीं से जो आ रहा था उसको डिले कर दिए, मतलब ऊपर ब्लॉक कर दिए। ऊपर ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? ऊपर रिवर को नहीं ब्लॉक करिए, ऊपर सरफेस जो अपलैंड है चाहे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो। क्या? चेक डैम क्या होता है? छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को रोक के स्टोर करता है। कहीं भी देखे होगे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में तो छोटा छोटा स्ट्रक्चर, झारखंड में देखोगे तो वहाँ बहुत बना हुआ है चेक डैम टाइप पे। तो उसमें क्या होता है, वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा स्टोर करता है वाटर को, जिससे हमारा डायरेक्टली नहीं जाके वहाँ पहले रुकता है वाटर और फिर तब जाके चैनल में जाता है। तो उसकी वजह से कंट्रोल होता है फ्लड। तो ये लिखा है डिले इन रीचिंग द सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ करने का मतलब जो सरफेस पे फ्लो हो रहा है वाटर उसको डिले कर दिए, जिसकी वजह से हमारा
फ्लड का जो सिचुएशन बनने वाला था, जो वाटर का मतलब ज़्यादा हो रहा था, वो डिले हो गया। फॉरेस्ट प्रिवेंट इन द सेवरल वे। जो फॉरेस्ट है तो वो तो डिले ही करता है। जैसे क्या करता है कि जब फॉरेस्ट रहता है तो जब वाटर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले वाटर यहाँ पे जो प्लांट है उस पर टकराएगा, जिसके कारण उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। जो डायरेक्टली एक आया ग्राउंड पे और फ्लो किया जो, और एक आया जो प्लांट से टकरा करके वहाँ पे वो धीरे धीरे वहाँ पे इरोजन भी नहीं होगा, प्लांट रहेगा तो वो प्रिवेंट करता है फ्लड, मतलब बचाता है, रोकता है फ्लड आने से। फॉरेस्ट इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन। और फॉरेस्ट क्या करता है, जब हमारा यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज किया तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड के अंदर वाटर जाएगा। मतलब जो यहाँ पे आया सरफेस पे वाटर, मान लो फॉरेस्ट लैंड है तो टाइम ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा देर तक पानी रुक रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा ग्राउंड के अंदर में, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ग्राउंड के अंदर में ज़्यादा पानी चला गया तो सरफेस फ्लो में कम जाएगा, तो वहाँ पे हमारा कंट्रोल होगा। तो लिखा है फॉरेस्ट इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड देयर बाई डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। तो सॉइल इरोजन नहीं होगा तो रिवर मतलब मिट्टी से भरेगा नहीं, उसकी वजह से हमारा फ्लड वाटर फ्लो आसानी से होगा। रिडक्शन ऑफ सिल्टिंग एंड सेडिमेंटेशन। तो सिल्टिंग एंड सेडिमेंटेशन वही हुआ जो सॉइल फ्लो करके वाटर के साथ रिवर में जो जा रहा है उसको सिल्टेशन बोलते हैं, कि वहाँ पे सिल्ट जमा हो गया। सिल्ट जब जमा हो जाएगा तो वो हमारा डेप्थ भर गया रिवर का, वाटर फ्लो करेगा ही नहीं, जब सॉइल से भर जाएगा, मिट्टी से भर जाएगा तो हमारा क्या आएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। तो वो एक रोकता है। तो फॉरेस्ट जो है क्या क्या प्रिवेंट किया, सॉइल इरोजन, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दिया, और इरोजन भी किया, इन्फिल्ट्रेशन और सिल्टिंग एंड सेडिमेंटेशन को भी कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा फ्लड कंट्रोल हुआ। और डिले तो समझ ही गए पहला। तो ये 4 पॉइंट हुआ। रैपिड मैनेजमेंट ऑफ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ द रिवर फ्लो। जो रैपिड डिस्चार्ज हो रहा है उसको मैनेज कर दिए, जिसके कारण से रैपिड कहने का मतलब फास्ट डिस्चार्ज हो रहा था उसको कंट्रोल कर दो, तो वहाँ पे चेक डैम को मतलब डैम को इंस्ट्रक्ट कर दो तो वो रैपिड फ्लो नहीं होगा। तो ये रैपिड फ्लो ऑफ द वाटर कैन बी फैसिलिटेड बाय रिड्यूसिंग द मेंड्रिंग जो बन रहा था उसको रिड्यूस कर दिए, हटा दिए, तो उसकी वजह से फ्लड नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा क्या, ये था फ्लड क्या हुआ। फ्लड यहाँ देखो तो फ्लड क्या क्या था, कॉजेज ऑफ फ्लड, फ्लड क्या हुआ, फ्लड रॉटिंग क्या हुआ, बहुत चीज़ पढ़ ली। फ्लड रॉटिंग, फिर चैनल रॉटिंग, रिजर्वायर रॉटिंग, फिर देखे कि कॉजेज ऑफ फ्लड, इस कॉजेज नेचुरल कॉजेज देखे, मैन मेड कॉजेज देखे, फिर देखे तुम्हारा ह्यूमन एक्टिविटी जो कॉजेज है वो भी एक आया हमारा कॉजेज ऑफ फ्लड। फिर इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट में क्या क्या हुआ फ्लड का, सेकेंडरी इफेक्ट में क्या हुआ, टर्सरी इफेक्ट में क्या हुआ। फिर देखे मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ फ्लड। तो हम लोग देखे पहला कि अगर वाटर को हम लोग डिले कर दे, फिर फ्लड को फॉरेस्ट प्रिवेंट द फ्लड, फॉरेस्ट किस तरह से प्रिवेंट करता है वो देख लिए, मैनेजमेंट ऑफ रैपिड डिस्चार्ज इन द वाटर। तो ये था तुम्हारा फ्लड का बारे में और फ्लड कंट्रोल के बारे में। तो लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आया कभी भी कहीं भी कि फ्लड क्या है, फ्लड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉजेज क्या क्या है फ्लड होने का, तो तुम ये चीज़ तुम कहीं भी लिख सकते हो। ऐसे बेसिकली फ्लड ड्रॉटिंग एंड फ्लड कंट्रोल तुमको हाइड्रोलॉजी में पढ़ोगे जब 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे। चलो ठीक है, चलिए इतना ही ना।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अटेंडेंस लिंक से साइन हो गया। सर निकल लिए, चल गए। आए हम ले लिए। भाई लेकिन हद नहीं हो गया, 10 बच्चे हैं हम लोग बस। इतना तो भाई, किसी में नहीं था। अरे यार गजब भाई गजब। अटेंडेंस नहीं दी इससे पीपीटी से। स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब लगता है भेजेंगे नहीं है लेकिन अरे भाई स्क्रीनशॉट तो ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से पता करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। नीट है क्या भाई? एक बात बता, ठीक है क्या कि सही पता लग जाता है? क्या पता, उनका टेक्नोलॉजी अलग होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, सुशांत नाम का तो 2 लड़का है, कैसे पता करेंगे? एक प्रशांत, यहाँ पे आज प्रशांत नाम का दोनों में से कोई नहीं। हाँ ये भी बात है। सुशांत नाम का भी 2 लड़का है, लेकिन एक तुम हो जो डीपी लगाता है और एक है जो डीपी लगाता है। का गया अटेंडेंस। अबे किस तरह का अटेंडेंस से भेजे हैं यार, खुल क्यों नहीं रहा है? भेज दिया। अरे अजीब तरह का अटेंडेंस से खुल भी नहीं रहा है। अरे भेजे कहाँ है? ये कौची अरे है, हाँ क्या आया चीज? है, वो लिंक ही है लेकिन वो अति है, ब्लू कलर में नहीं है। तो काची का लिंक है भाई? ये लिंक ही कोई लिंक का एड्रेस ही है लेकिन खुल नहीं रहा। अच्छा रुको तो गूगल अरे में जाके लिंक है ये नहीं बता, ऐसा ही लिख के भेज दिए हैं। अरे इतना ही दिक्कत है तो अच्छी खाली हटा दे, बाकी सब लिख लेता है, उसके बाद करते ना जो करना है। नया तो बड़ा नहीं। अबे किसका कर रहा है भाई? किसी का नोकिया का फोन होगा। अटेंडेंस सीट है। अटेंडेंस नहीं है वो, खुल नहीं रहा। क्या किया जाए विद्या?